वेलकम टू एफएनएन क्लासेस 7th क्लास। कैसे हैं आप सब? देखिए बेटा, आपका नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 8, फायर, फ्रेंड एंड फो। अब देखिए, फायर को तो आप जानते हैं, फायर यानी आग, है ना। फ्रेंड एंड फो, फ्रेंड का मतलब होता है दोस्त, फो का मतलब होता है दुश्मन। यानी आग जो है वो हमारे दुश्मन भी और हमारे दोस्त भी, ठीक है। तो दोस्त कैसे है कि जब हम कोई भी चीज बनाते हैं, खाना वगैरह हमें बनाना होता है तो हम आग जलाते हैं, उस पर खाना बनाते हैं, या हमें ठंड लगती है तो हम आग जलाते हैं, है ना। तो इसलिए वो हमारे फ्रेंड है। और फो कब है, इन दुश्मन कब है, जब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। यानी जब आपने सपोज कि आपने जो है गैस सिलेंडर जलाया, गैस स्टोव जलाया खाना बनाने के लिए, है ना, और खुदा ना खास्ता कि उससे आग लग गई, तो फिर वो क्या हो गई, वो हमारी दुश्मन बन गई, है ना। फिर वो कंट्रोल में आने में काफी टाइम लग जाता है। इस तक काफी कुछ डिस्ट्रक्ट हो चुका होता है ना, बहुत कुछ टूट जाता है, बहुत कुछ जल जाता है ना। तो ये सब इसलिए इसको कहा गया है कि फायर जो है वो क्या है, वो फ्रेंड भी है एंड फो भी है। तो अब देखते हैं इस चैप्टर में क्या बताया गया हमें। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। अर्ली मैन डिडंट नो व्हाट फायर वाज, बट ही मस्ट हैव सीन द डैमेज इट कुड कॉज। तो कह रहे हैं कि अर्ली मैन यानी आदि मानव जो था, उसको नहीं पता होगा कि आग क्या है ना। पहले जमाने में उसको नहीं पता होगा कि आग क्या है, लेकिन उसने उसके बावजूद भी आग से होने वाले बहुत सारे डैमेज देख रखे होंगे, बहुत सारी तबाहियां देख रखी होंगी। ही मस्ट हैव वॉच्ड लाइटनिंग एंड वॉल्केनोज लॉन्ग बिफोर ही बिगेन टू यूज फायर हिमसेल्फ। तो कह रहे हैं कि उसने जो है लाइटनिंग यानी बिजली का चमकना देख रखा होगा, ये इसके अलावा वॉल्केनोज का फटना देख रखा होगा, जब तक कि उसने खुद ही आग का इस्तेमाल यूज नहीं किया था, उससे पहले भी उसने बहुत सारे यूजेस आग के देख रखे थे। फायर वॉज पावरफुल एंड डेंजरस एज ही वॉज फ्राइटेड। तो कह रहे हैं फायर जो है वो क्या है, पावरफुल भी है और बहुत डेंजरस भी है, यानी बहुत ताकतवर भी है और बहुत खतरनाक भी है। तो इसलिए आदि मानव जो है वो उससे डरता होगा, ठीक है, ये डरता था, ठीक है ना। Fire may have puzzled early man, but we now know that fire is the result of a chemical reaction. तो कह रहे हैं कि हो सकता है कि आदि मानव के लिए आग जो है वो एक पजल हो, एक पहेली हो कि कैसे जल जाती है ना, उन्हें समझ में नहीं आता हो। लेकिन हम तो जानते हैं कि फायर जो है वो क्या है, वो एक केमिकल रिएक्शन का रिजल्ट है। यानी केमिकल रिएक्शन होती है, उसके कॉन्सिक्वेंस में जो है आग जलती है, यानी उसके रिजल्ट में आग जल जाती है ना। When the oxygen in the air combines with carbon and hydrogen in a fuel, a chemical reaction takes place. तो कह रहे हैं जब ऑक्सीजन जो है हवा में एयर के साथ कंबाइन होती है, यानी एयर में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, नाइट्रोजन भी होती है ना, हाइड्रोजन भी होती है, सारी गैसेस होती हैं। तो जब ये आपस में कंबाइन होती हैं, किसके साथ बेटा, एयर जब मिलती है किससे, ऑक्सीजन से, कार्बन डाइऑक्साइड से और हाइड्रोजन से एक फ्यूल के तौर पर, तो एक केमिकल रिएक्शन होती है और उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बेटा हम क्या बोलते हैं, फायर बोलते हैं, है ना। उसी से ही आग जलती है। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इज रिलीज इन दिस प्रोसेस। तो कह रहे हैं कि इस प्रोसेस में क्या होता है कि एक तरह की एनर्जी रिलीज होती है और उसमें हमें क्या मिलता है, उससे हमें गर्मी भी मिलती है और लाइट भी मिलती है, रोशनी भी मिलती है। दिस इज व्हाट वी कॉल फायर, और उसी को हम क्या बोलते हैं, फायर बोलते हैं। 3 थिंग्स आर नीडेड टू मेक फायर, फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट। तो कह रहे हैं कि 3 चीजें हमें चाहिए, फायर चाहिए। अगर हमें आग जलानी है तो हमारे पास 3 चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले तो फ्यूल की क्या चीज आप जलाएंगे, है ना, लकड़ी है, कोयला है, या एलपीजी है, या सीएनजी है, क्या क्या चीज है। फिर आता है ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन का होना कंपलसरी है, विदाउट ऑक्सीजन के कोई भी फायर नहीं जलेगी, है ना। एंड हीट, और गर्मी होनी चाहिए बहुत। अगर ठंड होगी, सब लकड़ियां वगैरह सब गीली होंगी तो भी आग नहीं जल सकती। वुड, कोल, कुकिंग गैस एंड पेट्रोल आर सम एग्जांपल्स ऑफ फ्यूल। तो लकड़ी है, कोयला है और कुकिंग गैस यानी जो हम एलपीजी वगैरह यूज करते हैं, या पेट्रोल, तो ये सब एग्जांपल्स है किसके, फ्यूल के, है ना। ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम द एयर, ऑक्सीजन हमें एयर से मिल जाती है, उसको हमें कहीं से लेकर नहीं आना पड़ता, है ना। दैट इज वाई व्हेन यू ब्लो ऑन स्मॉल्डरिंग पेपर इट ओपन्स बर्स्ट इनटू फ्लेम। तो कह रहे हैं कि इसी वजह से ऐसा होता है कि आप जो है जब आप एनवायरनमेंट के अंदर आप लोगों ने पेपर जलाया, है ना, यानी सब तरफ एनवायरनमेंट तो है ही हमारे, है ना, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। तो आपने कोई पेपर जलाया तो धीरे धीरे अब क्या है, उसके अंदर हल्की हल्की सी राख रह गई बस। जब आप उसके अंदर फूंक मारेंगे तो वापस से वो फ्लेम में यानी उसके अंदर दोबारा से लपटें उठने लगती हैं। तो रीजन क्या है कि आसपास हमारा ऑक्सीजन है, तो इससे वो क्या होता है, वापस से बर्न हो जाता है। द थर्ड थिंग नीडेड टू मेक फायर इज हीट। तो कह रहे हैं कि उसके अलावा तीसरी चीज जरूरी है सबसे ज्यादा, तो वो क्या है, हीट, यानी गर्मी का होना। फ्यूल एंड ऑक्सीजन डू नॉट मेक फायर बाय देमसेल्व्स। तो कह रहे हैं कि अगर फ्यूल और ऑक्सीजन साथ में होंगे तो क्या होगा, तो खुद ब खुद आग नहीं लग सकती। यानी सपोज कि आपने ऑक्सीजन और फ्यूल रख दिया ला करके, यानी आपने क्या करा कि एटमॉस्फेयर तो हमारे पास है चारों तरफ, आपने लकड़ी लाकर रख दी, तो क्या खाली लकड़ी जलना शुरू हो जाएगी, नहीं शुरू होगी, है ना। उसके लिए हमें हीट चाहिए, जिसका मतलब ये है कि आप उससे माचिस जलाएंगे उसको, ठीक है, तब जाकर के वो हीट होगी और हीट होने से क्या होगा, वो जलना शुरू हो जाएगी, है ना। और ऐसे न्यूज़पेपर और स्टिक लाइंग इन द ओपन वुड कैच फायर ऑन इट्स ओन। तो कह रहे हैं कि क्या कोई लकड़ी पड़ी हो ऐसे ही रास्ते में कहीं पर भी पड़ी हुई हो कोई लकड़ी, या कोई न्यूज़पेपर हो, या फिर कोई स्टिक हो, तो अगर वो ऐसी पड़ी है खुद ब खुद ही, तो खुद ब खुद उसमें आग लग जाएगी,
टू बर्न अ पीस ऑफ पेपर और वुड वी हीट इट बिफोर इट कैचेज फायर। तो कहना है कि किसी भी चीज को जलाने से पहले आपको क्या करना होता है, उसको उतना हीट करना पड़ता है जितना कि वो उसके बाद जो है वो क्या होता है, वो आग पकड़ ले, है ना। वी जनरली डू इट विद अ लाइटेड मैच। तो हम ज्यादातर उसको किस तरह करते हैं कि हम कोई जलती हुई माचिस की तीली का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो चीज जलना शुरू हो जाए। एवरी फ्यूल हैज अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एट विच इट बिगिंस टू बर्न। तो कह रहे हैं हर फ्यूल का अपना अपना एक टेम्परेचर होता है जिस पर वो जलना शुरू कर देता है। ठीक है बेटा। दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड द फ्लैश पॉइंट और काइंडलिंग टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल। और इसी टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, उस ऑब्जेक्ट का, उस सब्सटेंस का क्या बोलते हैं, फ्लैश पॉइंट बोलते हैं, है ना, या फिर कहते हैं काइंडलिंग टेम्परेचर। ठीक है बेटा। इट इज समटाइम्स सेड दैट फायर इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। तो कहते हैं कि अक्सर ही कहा जाता है कि फायर जो है वो अच्छा सर्वेंट है, यानी अगर वो हमारे अंडर कंट्रोल है तो बहुत अच्छा है, बट अ बैड मास्टर। लेकिन अगर वो हम पर हावी हो जाए और हमारे कंट्रोल से बाहर चला जाए तो वो बहुत बुरा मास्टर है। यानी वो फिर क्या करेगा, यानी अगर सपोज कि आपके अंडर है तो आपके हिसाब से काम कर रहा है, आपको गर्मी भी दे रहा है, हीट और एनर्जी मिल रही है, उससे लाइट भी मिल रही है आपको, है ना। और साथ साथ जो है आप उसमें कुछ भी काम कर सकते हैं। कुछ खाना वगैरह आपको बनाना है तो आप बना सकते हैं, पानी गर्म करना है तो आप पानी गर्म कर सकते हैं, या अगर आपको रोशनी चाहिए तो हम कैंडल जलाते हैं तो वो भी बहुत बढ़िया है ना। लेकिन अगर वो आप आउट ऑफ कंट्रोल हुई तो इट मीन्स कि फिर आपकी जान को भी खतरा हो सकता है, यानी पूरे घर में आग लग जाती है एक चीज से जरा सी। इवन अगरबत्ती जो होती है ना, इंसेंस स्टिक्स जो होती हैं, तो उससे भी घरों में आग लग जाती है। अब आप ये सोचिए कितनी जरा सी उसके अंदर वो जलती है आग, बिल्कुल जरा सी होती है, बारीक सी, है ना। तो उससे भी पूरे पूरे घरों में आग लग जाती है। तो इट मीन्स कि ये बहुत बुरा मास्टर है। अगर ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो फिर ये आप इसको, आपके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी, है ना, ये किसी के लिए भी। इट ओनली मीन्स दैट फायर इज अ वेरी यूजफुल एज लॉन्ग एज इट केप्ट अंडर कंट्रोल। तो इसका मतलब ये हुआ कि फायर जो है बहुत ही यूजफुल है जब तक कि वो आपके कंट्रोल में रहे। फॉर इंस्टेंस वी यूज इट टू कुक आवर फूड, वार्म आवर होम्स इन विंटर एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो कह रहे हैं कि हम इसका इस्तेमाल किस लिए करते हैं, हम अपना खाना बनाते हैं, इससे अपने घरों को गर्म रखते हैं सर्दियों के मौसम में, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। But on the other hand, if fire gets out of control, it can be very dangerous. Each year, thousands of homes and shops are damaged by fire. Vast areas of forests are also destroyed and hundreds of people are killed or injured. तो कह रहे हैं कि दूसरी तरफ अगर हम देखें कि अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो गई फायर तो ये बहुत ही नुकसानदेह, बहुत खतरनाक हो जाती है। हर साल न जाने कितने लाखों हजारों घर जो है वो, ये दुकानें इससे 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 जल करके खाक हो जाती हैं और बिल्कुल तबाह बर्बाद हो जाती हैं, है ना। बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जंगलात के भी जो कि बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गए, खत्म हो गए हैं, ठीक है। हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर किल्ड और इंजर्ड। बहुत सारे करोड़ों लोग जो है, सौ लोग जो है वो इसके लैपटॉप में आकर के जल जाते हैं और जख्मी हो जाते हैं। अभी आपने सुना होगा पिछले साल, आई थिंक पिछले साल ही जो है ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगी हुई थी, है ना। इससे पिछले साल जो है वो अमेजोन के जंगलों में आग लगी हुई थी। यानी इसमें क्या है कि अगर आपने एक चिंगारी दी तो जंगलों में तो ऑक्सीजन खूब भरपूर मात्रा में होती है ना, सफिशिएंट होती है, क्योंकि सब तरफ पेड़ ही पेड़ होते हैं। तो वहां पर अगर एक चिंगारी भी लग जाती है ना तो पूरे की पूरे जंगल खाक हो जाते हैं और फिर उसको कोई बुझा भी नहीं सकता, ठीक है। उसका बुझाना इतना आसान भी नहीं है। और जंगलों की आग तो फिर ऐसा होता है कि जंगल में अगर आग लग जाती है तो वो पूरे जंगल लेकर ही डूबती है, यानी पूरी की पूरी जंगलों को खत्म कर देती है वो। और इसका मतलब ऐसा नहीं कि कोई आग लगाने जा रहा है वहां पर, खुद ब खुद ही आग लग जाएगी। खुद ब खुद कैसे लगेगी, जब गर्मी का मौसम होता है ना तो जो हीट है, सन की जो हीट होती है वो सभी प्लांट्स अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, है ना। तो जब ये जो पत्ते आपस में जब टकराते हैं, है ना, जब, तो इनके बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन पैदा होता है। जैसे आपने देखा होगा पुराने जमाने में जो अर्ली मैन हुआ करते थे वो क्या करते थे, वो दो पत्थरों को रगड़कर आग जलाया करते थे, है ना। यानी जब दो पत्थरों को कंटिन्यू रगड़ते रहते थे तो चिंगारी निकलना शुरू हो जाती थी। तो इसी तरह ज्यादा तेज गर्मी की वजह से क्या होता है, जो जब दो पत्ते कई पत्ते आपस में रगड़ते हैं, सूखे पत्ते, तो उससे फ्रिक्शन पैदा होता है। फ्रिक्शन से चिंगारी, बस एक चिंगारी की जरूरत होती है और उसके बाद पूरा पूरा जंगल जल जाता है, ठीक है बेटा। तो फायर जो है वो कोई हल्की चीज नहीं है, इससे बहुत बड़े 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 नुकसान होते हैं और बहुत लोग जल जाते हैं। Just as three things are needed to start a fire, there are three main ways in which a fire can be put out. In each one of the three things needed for burning is taken away. तो ये कह रहे हैं कि जिस तरह आपको जलाने के लिए तीन चीजें चाहिए, है ना। अभी हमने पढ़ा था क्या क्या चीजें चाहिए थी हमें, फ्यूल चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और हीट चाहिए, है ना। तो आप उसको बुझाने के लिए हमें क्या करना है, इन तीनों चीजों में से किसी भी एक चीज को आप मिस कर दो, यानी उसे हटा दो। तो आपकी आग जो है, यानी जितनी भी फायर है वो क्या हो जाएगी, खुद ब खुद ही बुझ जाएगी, पुट आउट हो जाएगी, ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पर सपोज कि जैसे कहीं पर आग लग रही है ना, तो आग जब अगर लग रही है, या कोई लकड़ी वगैरह है, या सपोज कि 10 लकड़ियां जल रही हैं, अब आपको क्या करना है, आपको आग खत्म करनी है। तो आप क्या करेंगे, जो जलती हुई लकड़ी है ना उसको बुझाएंगे, या फिर जो आसपास की सारी लकड़ियां उनको खत्म कर देंगे। तो वो जो लकड़ी जल रही है सिर्फ वही जलकर रह जाएगी, बाकी लकड़ियों में आग नहीं लगेगी, ठीक है बेटा। चलिए आगे देखते हैं। For example, we can take away the fuel. If the fire has no fuel to feed on, no burning can take place. We often let a fire die out simply by not adding more fuel to it. तो अगर एग्जाम्पल के लिए आप क्या कर सकते हैं,
आप फ्यूल हटा दें, जो चीज जल रही है आप उसी को हटा दें वहां से, है ना। तो फिर क्या होगा, जब उसे कोई फ्यूल नहीं मिलेगा खाने के लिए, मतलब जलते रहने के लिए, तो उससे क्या होगा, कोई बर्निंग ही नहीं होगी, कुछ जलेगा ही नहीं। तो इसी तरह हम क्या कर सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आप आग को मार दें, यानी डाई आउट सिंपली, यानी उसको खत्म कर दें, मारने से मतलब खत्म कर दें उसको, तो उसमें और फ्यूल ना डालें, है ना। तो खुद ब खुद ही क्या हो जाएगा कि वो आग खुद ब खुद ही बुझ जाएगी। ठीक है बेटा। A second way of putting out a fire is to prevent oxygen from reaching it. No supply of oxygen means no fire. तो कह रहे दूसरा तरीका ये है कि आप क्या करें, आप किसी तरीके से ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक दें, है ना। यानी जब ऑक्सीजन उसको पहुंच रही है तो आग जल रही है और कंटिन्यू जलती रहेगी जब तक उसे ऑक्सीजन पहुंचती रहेगी। तो आप किसी तरीके से ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक दें, तो जब ऑक्सीजन नहीं होगी तो आग भी नहीं होगी। स्मॉल फायर्स कैन बी पुट आउट और स्मदर्ड विद अ डैम्प ब्लैंकेट और अ सैक। तो ये कह रहे हैं कि छोटी मोटी आग जो लग जाती है तो क्या करते हैं उसके ऊपर, मतलब सपोज कि किसी इंसान की बॉडी में आग लग रही है ना, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, लेकिन अगर सपोज की लग रही है तो उससे क्या होगा, उसमें आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़े एरिया में आग नहीं लग रही है तो आप हल्का सा गीला कंबल उसके ऊपर लपेट देते हैं, है ना। तो उससे क्या होता है, उससे जो है उसकी बॉडी का कांटेक्ट ऑक्सीजन से टूट जाता है और वो आग जो है वो बुझ जाती है। ठीक है। या कोई बोरी वगैरह लपेट देता है, आपने देखा भी होगा जब कहीं आग लग रही होती है तो अगर लोगों के कपड़ों में आग लग रही है तो उसको कुछ ढक देते हैं उनको, है ना। ढकने से क्या है कि उससे जो है ऑक्सीजन का कॉन्टेक्ट खत्म, तो उससे जो है आग बुझ जाएगी। ठीक है। This stop oxygen reaching the burning material. Sometimes carbon dioxide is used to extinguish fire. It does not allow oxygen to reach the burning material. अच्छा, एक बात तो ये हो गई। ठीक है। अब लेकिन अगर सपोज किसी बिल्डिंग में आग लग रही है, आप बिल्डिंग में आग लग रही है तो वहां तो आप कंबल नहीं लपेट सकते, अब इतना मुश्किल है कंबल लपेटना, इतना बड़ा कंबल भी नहीं, दूसरा आप कहाँ लटकेंगे बिल्डिंग्स पर कंबल लपेटने के लिए। तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, उस सिचुएशन में हम यूज करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर का, जो आपने देखा होगा, आपके शायद घर में भी हो सकता है कि हो, वैसे ज्यादातर सभी बिल्डिंग्स में ये होता है। इवन आपके स्कूल में भी है, रेड कलर का एक सिलेंडर है ना, रेड कलर के बड़े बड़े सिलेंडर रखे होते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर फायर एक्सटिंग्विशर इसको बोलते हैं हम, और उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है। वो गैस की फॉर्म में, गैस को जो है वो किसी तरीके से रिएक्ट करवा करके उसको उसमें भरते हैं, वो पाउडर की फॉर्म में होती है। किस फॉर्म में होती है बेटा, पाउडर की फॉर्म में। तो अगर आप किसी बर्निंग मटेरियल पर उसको डाल देंगे तो भी आग बुझ जाएगी। उससे क्या होगा, वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पूरा उस मटेरियल को ढक लेगी और ऑक्सीजन से कॉन्टेक्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है। और वो पूरा का पूरा बुझ जाएगा, आग बुझ जाएगी। The third way of putting out a fire is to remove the heat. If the temperature can be brought down below the flash point, the fuel stops burning. तो कह रहा है तीसरा तरीका ये है आग बुझाने का कि आप क्या करें, उसका जो टेम्परेचर है जिस पर वो जल रहा है उससे उसको नीचे ले आए, यानी जहां तक वो पहुंच रहा है जलने, यानी जहां पर जलना शुरू उसने किया है तो उससे टेम्परेचर को वहां से नीचे लेकर आ जाए। तो जब भी क्या हो जाएगा, जब भी जो फ्यूल है वो जलना बंद कर देगा। You blow on a burning matchstick or a candle to put it out. In doing so, you remove the hot air around the flame, bringing down its temperature below the flash point, and the candle goes out. तो कह रहे हैं कि आपने देखा होगा जब आप मैच स्टिक, यानी जब आप माचिस की तीली जलाते हैं तो उसको बुझाने के लिए आप क्या करते हैं, फूंक मारते हैं, है ना। कैंडल जलाते हैं तो उसको बुझाने के लिए आप क्या करते हैं, फूंक मारते हैं। तो इससे क्या होता है, जब आप फूंक मारते हैं तो उसके आसपास जो हॉट एयर है वो कोल्ड एयर में चेंज जाती है, यानी आपके मुंह से निकलने वाली जो एयर है वो कोल्ड एयर होती है, तो उसमें वो चेंज हो जाती है। तो जब उसका इग्निशन टेम्परेचर कम हो गया, फ्लैश पॉइंट कम हो गया उसका, तो खुद ब खुद ही वो क्या होती है, बुझ जाती है। ठीक है बेटा। समटाइम्स वाटर इज स्प्रेड ऑन अ फायर। कई बार ऐसा होता है कि पानी डाला जाता है। इट एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम द बर्निंग फ्यूल एंड लोअर्स द टेम्परेचर। और ये पानी क्या करता है, ये सारी की सारी हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है बर्निंग फ्यूल से, यानी जो फ्यूल जल रहा होता है उसमें से हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसके टेम्परेचर को कम कर देता है। द ब्लैंकेट ऑफ वाटर ऑल्सो कट्स ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड द फायर इज एक्सटिंग्विश्ड। तो कह रहे हैं कि कई बार पानी का एक ब्लैंकेट जो है वो पूरा का पूरा सप्लाई को रोकने के लिए डाल देते हैं ताकि उससे आगे वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए। एक्सटिंग्विश का मतलब होता है यानी खत्म होना या गायब होना, बिल्कुल ही खत्म हो जाए। Some fires cannot be put out with water. If water is sprayed onto an oil fire, the oil will float to the top of the water and continue to burn. तो कह रहे हैं लेकिन सभी टाइप की जो फायर है वो आप वाटर से नहीं बुझा सकते, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि तेल में आग लग रही होती है। तेल में अगर आप पानी डालेंगे, तेल जो है लाइट होता है पानी की कंपैरिजन में, तो वो पानी के ऊपर आ जाएगा और जलता रहेगा कंटिन्यू। ठीक है। दिस कैन बी वेरी डेंजरस बिकॉज वाटर कैन फ्लो क्विकली। और ये बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि पानी जो है वो लिक्विड होने की वजह से बहुत जल्दी जल्दी बहता है, तो जहां जहां पानी बहेगा वहां तेल बहेगा और तेल के साथ साथ आग भी बह जाएगी उस तरफ। कैरिंग द बर्निंग ऑयल विद इट एंड स्प्रेडिंग द फायर, तो इससे आग फैल जाएगी। वाटर शुड ऑल्सो नॉट बी यूज्ड ऑन फायर्स कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। कह रहे हैं कि और पानी का इस्तेमाल आप वहां पे भी नहीं कर सकते जब किसी भी बिजली के अप्लायंस में आग लग रही हो, जैसे प्रेस में आग लग जाती है, फ्रिज में लग जाती है आग, है ना, शॉर्ट सर्किट होता है, तो उसके अंदर भी आप क्या नहीं कर सकते, पानी नहीं डाल सकते। पानी डालेंगे तो क्या हो जाएगा, करंट लग जाएगा, है ना।
करंट फैल जाएगा पूरे जहां जहां पानी जाएगा। द पर्सन स्प्रेइंग वाटर माइट रिसीव एन इलेक्ट्रिक शॉक एंड बी किल्ड। और कह रहे हैं कि जो पानी डाल रहा होगा जो इंसान, तो उसको भी इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है उससे और उसकी डेथ हो सकती है। कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर इज द बेस्ट थिंग टू फाइट एन इलेक्ट्रिकल फायर। तो इसलिए क्या क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर है उसी का इस्तेमाल करते हैं हम किसी की भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस की आग बुझाने के लिए। ठीक है बेटा। We spend millions of rupees each year in fighting fires, and we spend more trying to find new ways of preventing fires from happening and getting out of control. तो कह रहे हैं कि हम मिलियंस ऑफ रुपीज जो है हर साल लगा देते हैं फायर से बचने के लिए। ठीक है, और बहुत सारे तरीके जो है नए नए तरीके निकाले जा रहे हैं ताकि एकदम अचानक से जो फायर लग जाती है, आग लग जाती है, तो उससे किस तरह बचा जा सके और उसको जो उसके जो आउट ऑफ कंट्रोल है उससे होने से हम किस तरह बच सकते हैं। तो आपने देखा भी हो शायद, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं तो उसके अंदर ना बाकायदा फायर्स के लिए सेंसिटिव अलार्म्स लगे होते हैं। यानी सपोज कि अगर जरा सा भी धुआं कहीं से आपको आता है तो अलार्म फौरन बजना शुरू हो जाता है, सबको हाई अलर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि अगर कहीं पर लगना स्टार्ट होती है ना फायर, तो फौरन ही उसको कंट्रोल किया जा सकता है ना। इवन वहां पर आप स्मोकिंग, मतलब सॉरी आप तो नहीं, लेकिन कोई भी अगर स्मोकिंग भी करेगा ना तो वो भी फौरन डिटेक्ट कर लेंगे, फौरन वो बजना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इतना समय धुआं बर्दाश्त नहीं करते। On the whole, we have learned rather well to control fire and put it to good use in our everyday life. तो हम कह रहे हैं कि बहुत ही अच्छी बात यह है कि हमने ये सीखा कि हमें क्या करना है, फायर को कंट्रोल रखना है और अपनी लाइफ में अच्छे इस्तेमाल में उसका यूज करना है, यानी अच्छे इस्तेमाल में लेकर आना है उसको। ऐसा ना हो कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए और फिर वो डिस्ट्रक्शन फैला दे सकता है ना। Long ago, there were no firemen. When fire broke out, everybody became a firefighter. People formed human chains. They still do if required and passed buckets of water from a well or a pond to the blaze. तो ये कह रहे हैं कि पहले जमाने में क्या होता था, पहले कोई फायरमैन तो होते नहीं थे। जैसे ये जो फायर ब्रिगेड्स होते हैं तो ये पूरा पानी का एक पूरा ट्रक भर के लेकर आते हैं ना। तो इनकी जो अपनी गाड़ी होती है उसको फिर उसमें से पानी निकाल करके उस पूरे एरिया पर डाला जाता है पानी। जैसे बिल्डिंग वगैरह में अगर आग लग रही होती है तो पहले जमाने में ऐसा नहीं होता था, है ना। तो पहले जमाने में लोग क्या करते थे, जब कहीं पर आग लगती थी तो वो अपने लिए क्या करते थे, पूरी एक चेन बना लिया करते थे, यानी लोगों की एक चेन बन जाया करती थी और फिर एक एक करके इंसान वो पानी पास करता रहता था और जहां पर आग लग रही होती थी वहां पर उस पानी को डालते रहते थे। ठीक है, और अब भी ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि अब नहीं होता, जब जरूरत पड़ती है तो ऐसा ही होता है। Now there are laws about building construction which ensure that space is left between buildings to reduce the fire risk. तो कह रहे हैं और आजकल बहुत सारे कानून बनाए गए हैं कि जब भी कोई भी बिल्डिंग बनाई जाएगी तो वो इस तरीके से बनेगी कि बिल्डिंग्स के बीच में प्रॉपर गैप होना चाहिए, ताकि अगर किसी एक बिल्डिंग में आग लग रही है तो वो दूसरी बिल्डिंग ना पकड़े उस आग को, है ना। ये बाकायदा फायर रिस्क से बचने के लिए ये कानून बनाए गए। Every new building, especially a public place, must ensure observance of fire prevention norms. तो कह रहे हैं न्यू बिल्डिंग जो बनेगी तो उसको बाकायदा जो खासकर जो पब्लिक प्लेस में बनाई जाएगी तो उसके लिए जो है ना उसको कुछ प्रिवेंशन नॉर्म्स हैं जो अपनाने पड़ेंगे, है ना। यानी जैसे सपोज कि फायर एक्सटिंग्विशर जो है उनको रखना है अपने पास, एक हर फ्लोर पर एक होना चाहिए, है ना। बिल्डिंग में प्रॉपर गैप होना चाहिए और फायर अलार्म्स लगे हुए होने चाहिए। तो ये सब चीजें जो है नॉर्म्स में आ गई। ठीक है ना। बैंड्स ऑफ फायर फाइटिंग वर्कर्स विद स्पेशल इक्विपमेंट नॉन एज फायर ब्रिगेड्स। तो कह रहे हैं कि वो बैंड यानी वो ग्रुप जो फायर फाइटिंग वर्कर्स के होते हैं उनके पास स्पेशल इक्विपमेंट्स होते हैं, बाकायदा वो ट्रेंड होते हैं, तो उनको हम फायर ब्रिगेड्स बोलते हैं। ठीक है, एंड दे हैव टू पुट आउट फायर्स। उनका काम क्या होता है, आग को बुझा देना। फायर फाइटर्स आर हाईली ट्रेंड पीपल, और ये बहुत ट्रेंड होते हैं ये लोग, क्योंकि इनको क्या होता है, जैसे बहुत ऊंची बिल्डिंग अगर है तो ये सीढ़ी लगा करके, यानी ऊंची सी सीढ़ी आती है जो इनकी गाड़ी के पीछे रखी होती है, तो उसको ये बढ़ाते रहते हैं। ठीक है ना, बढ़ा करके इसको ऊपर तक ले जाते हैं, फिर वहां से अगर कोई फंसा हुआ भी इंसान है तो उसको वहां से निकालते हैं और फिर उस बिल्डिंग की आग को बुझा देते हैं। ठीक है बेटा। दे पजेस मैनी स्किल्स, उनके पास बहुत सारी स्किल्स होती हैं। दे कट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, तो सबसे पहले अगर ऐसी सिचुएशन है तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को काट देते हैं वहां जाकर के, है ना। नॉक डाउन डेंजरस वॉल्स, और जो डेंजरस वॉल्स होती हैं उनके मतलब उनसे वहां से गुजरने के लिए अपने आप को बिल्कुल नॉक डाउन कर लेते हैं, झुका करके चलते हैं। स्प्रे वाटर, पानी डालते हैं वहां पर, एंड अदर मटेरियल्स टू ब्रिंग फायर अंडर कंट्रोल। और इसके अलावा जो भी जरूरत पड़ती है, अब सपोज कि अगर बिजली की चीज में आग लग रही है तो उसमें पानी नहीं डालेंगे, है ना, तो उसमें क्या करेंगे, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाला एक्सटिंग्विशर डाल देंगे, है ना। तो ये सब चीजें इनको पता होती है। दे आर ऑल्सो ट्रेन इन फर्स्ट एड सो दैट, और साथ साथ इनको ये भी पता होता है कि जो लोग जल गए हैं आग में उनको फर्स्ट एड कैसे देनी है, कौन सी ट्यूब वगैरह लगानी है, पानी डालना है या नहीं डालना है, या फिर किसी चीज से कवर करना है या नहीं करना है, तो ये सब इनको पता होता है। ठीक है, सो दैट दे कैन हेल्प पीपल सफरिंग फ्रॉम बर्न्स और फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ स्मोक, ताकि लोगों को जो है जो उनकी मतलब बर्न्स हैं, जो जल गए हैं वो, तो उससे उनको थोड़ी राहत मिल सके। और दूसरा है कि धुएं की वजह से जो लोग परेशान हो रहे हैं तो उसके इफेक्ट को कम कर सके, है ना। उससे क्या होता है, किसी किसी को जो है धुएं से क्या होता है, सांस रुकने लगता है, दम घुट जाता है उनका, है ना, अगर किसी को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं
तो उससे बचने के लिए इनको कुछ सिखाया जाता है ताकि लोग जो है बहुत ज्यादा पैनिक ना हो जाए। The discovery of fire and its uses helped early men to cope with nature better and gradually adopt a settled mode of life. कह रहे हैं कि आग की जो डिस्कवरी थी उस और उसके जो इस्तेमाल थे उससे जो है अर्ली मैन को बहुत सारा फायदा हुआ। उससे जो है अर्ली मैन ने नेचर के साथ अपनी एक तालमेल बिठा लिया है ना, और धीरे धीरे जो है वो नेचर के साथ बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल सेट कर लिया उसने, है ना, मतलब एक सेटल्ड मोड ऑफ लाइफ में आ गया। कौन? अर्ली मैन। फायर इज स्टिल वर्शिप्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अभी भी जो है बहुत सारे वर्ल्ड में बहुत सारे देशों में, बहुत सारी कंट्रीज में जो है अभी भी आग की पूजा की जाती है। लोग जो है आग की वर्शिप करते हैं, तो उनको हम बोलते हैं आतिश परस्त, या बोलते हैं ज्यादातर पारसीज करते हैं बेटा, है ना। फायर इज इंडीड अ फ्रेंड बट एज वी नो इट कैन बी डेंजरस एनिमी वंस इट गेट आउट ऑफ कंट्रोल। तो कह रहे हैं कि फायर जो है वो बहुत ही अच्छा दोस्त है, ये हम जानते हैं, लेकिन ये बहुत बुरा दुश्मन भी है अगर ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो। ठीक है, यानी जब तक कंट्रोल में है तो बहुत बेहतरीन है, और अगर आउट ऑफ कंट्रोल हुआ तो फिर बहुत बुरा दुश्मन है ना। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप देखते हैं इसके अंदर क्या प्रैक्टिस वर्क है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, अर्ली मैन वाज फ्राइटेंड ऑफ। कह रहे हैं अर्ली मैन जो है वो डरता था किस चीज से? लाइटनिंग एंड वोल्केनोज से, द डैमेज कॉज्ड बाय देम से, यानी उनके द्वारा जो नुकसान थे उससे, या फिर फायर से। तो बेटा वो फायर से डरता था। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिंग थी, यानी उसने देखा था कि किस तरह बिजली अगर गिरती है तो किस तरह तबाही मचाती है, या इसके अलावा वोल्केनोज फटते हुए उसने देखे थे, तो इसलिए वो फायर से ही बहुत ज्यादा डरा हुआ था। सेकेंड है आपका, फायर इज एनर्जी। फायर जो है वो एनर्जी है। फायर इज हीट एंड लाइट। फायर हीट और लाइट है, या फिर फायर इज अ रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। फायर जो है वो एक रिजल्ट है किसका? केमिकल रिएक्शन का। तो बेटा थर्ड वन इज राइट, यानी सी आपका टिक राइट है ना। तो फर्स्ट का भी सी है और सेकंड का भी सी है। उसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन है आपका। सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपको 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, इनको आपको अरेंज करना है। क्या करना है बेटा? अरेंज करना है, और अरेंजमेंट्स यहाँ दे रखी है। तो ठीक अरेंजमेंट है, उस पर आपको टिक लगाना है। ठीक है, तो आपकी जो फोर्थ अरेंजमेंट है ये आपकी ठीक है। इसके अंदर क्या होगा? पहले फोर्थ पॉइंट आएगा, फिर आपका सेकंड पॉइंट आएगा, फिर थर्ड आएगा, और उसके बाद फिर फर्स्ट पॉइंट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फ्लैश पॉइंट ऑफ अ फ्यूल। कह रहे हैं कि आप किसी फ्यूल के फ्लैश पॉइंट से क्या समझते हैं, है ना। तो यानी जब कोई भी चीज जो है जलना शुरू हो जाएगी वो उसका फ्लैश पॉइंट कहलाता है। जैसे आप मैच बॉक्स से मैच स्टिक जलाएंगे तो वो थोड़ी देर बाद आप रब करेंगे तो वो जल जाएगी, है ना। कागज जलाएंगे तो, और लकड़ी जलाएंगे तो, सबका अपना अपना अलग अलग लेवल है। ऐसा नहीं कि आप लकड़ी को सिर्फ माचिस की तीली से जलाएंगे तो वो जल जाएगी, उसको जलने में थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। तो यानी उसका जो फ्लैश पॉइंट है वो हाई है। ठीक है, ऐसे सेकंड है। सेकंड का फर्स्ट है, व्हाट आर सम कॉमन यूजेस ऑफ फायर। कह रहे हैं कि फायर के कुछ कॉमन यूजेस बताइए जो आमतौर पर आप इस्तेमाल करते हैं, है ना। सेकंड का सेकंड पार्ट है, इन व्हाट सेंस इट इज अ बैड मास्टर। कह रहे हैं किस तरह आप ये कह सकते हैं कि ये एक बहुत ही बुरा मास्टर है। ठीक है ना, इन तीनों के आंसर्स देखते हैं बेटा। तो बेटा फर्स्ट देखिए, एवरी फ्यूल हैज अ पार्टिकुलर टेम्परेचर एट विच इट बिगिंस टू बर्न। दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड द फ्लैश पॉइंट और काइंडलिंग टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल। तो कह रहे हैं हर फ्यूल का अपना एक खास टेम्परेचर होता है जिस पर वो जलना शुरू कर देता है ना। इसी टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? फ्लैश पॉइंट बोलते हैं, या फिर काइंडलिंग टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड देखिए। सेकंड के अंदर आपको बताने हैं फायर के कुछ कॉमन यूजेस, यानी आग के कुछ कॉमन इस्तेमाल आपको बताने हैं, है ना। तो कौन कौन से हैं? सम कॉमन यूजेस ऑफ फायर आर। तो कॉमन यूज है फायर के क्या है? सबसे पहला है, इट इज यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए किया जाता है। इट इज यूज फॉर कुकिंग, खाना बनाने के लिए करते हैं आप इसका इस्तेमाल। इट इज ऑल्सो यूज टू हीट अवर होम इन विंटर्स। तो कह रहे हैं साथ साथ इसका इस्तेमाल हम अपने घरों को गर्म करने के लिए करते हैं सर्दियों के मौसम में। ठीक है बेटा, उसके बाद देखिए सेकंड था हमारा, फायर इज अ बैड मास्टर। कह रहे हैं कि जो आग है वो क्या है? वो एक बहुत बुरा मास्टर है। क्यों? क्योंकि इफ इट इज नॉट अंडर कंट्रोल इट कैन क्रिएट ह्यूज डैमेज टू लाइव्स, प्रॉपर्टीज, फॉरेस्ट एटसेट्रा। अगर इसे कंट्रोल में नहीं रखा गया तो ये बहुत ज्यादा नुकसान कर देगी। किसके लिए? जिंदगियों के लिए, बहुत सारी प्रॉपर्टीज के लिए, यानी पूरे जल के खाक हो जाते हैं, और जंगलात के लिए, या इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजों के लिए। ठीक है, तो ये सेकंड के दोनों पॉइंट्स हो गए, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। थर्ड देखिए, अब थर्ड क्वेश्चन है बेटा, मैच आइटम्स इन कॉलम ए विद दोज इन कॉलम बी। यानी कॉलम ए में जो आइटम्स दे रखे हैं उनको कॉलम बी में मैच करना है आपको। यानी यहाँ पर तो सिर्फ 3 आइटम्स है ना, और यहाँ पर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 है। यानी इसका मतलब क्या हुआ? यानी इसमें एक से ज्यादा आंसर्स हैं, इनकी जो आंसर्स है वो एक से ज्यादा है ना। तो फ्यूल देखिए, फ्यूल कौन कौन से हैं? देखिए मैंने यहाँ नंबरिंग कर रखी है। कोल है फ्यूल हमारा, वुड है, और ये स्मोल्डरिंग पेपर है, और कुकिंग गैस। यानी 4 आंसर्स है फर्स्ट के। ठीक है, उसके बाद आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ पर आएगा? ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है? एयर। ठीक है, तो एयर का ओनली 1 आंसर है। फिर आता है हीट। हीट का क्या आएगा इसका आंसर बेटा? लाइटेड मैच स्टिक, बर्निंग कोल। ठीक है, तो ये हो गए हमारे मैच द कॉलम्स।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन 4 कहता है कि व्हाट आर द 3 मेन वेज इन विच अ फायर कैन बी कंट्रोल्ड और पुट आउट। कह रहे हैं कि वो 3 अहम तरीके कौन से हैं जिसके थ्रू आप किसी भी आग को या फायर को कंट्रोल कर सकते हैं या फिर उसको बुझा सकते हैं, है ना। तो अभी हमने देखे थे बहुत सारे तरीके इसके, तो जरा देखते हैं क्या क्या तरीका है। तो बेटा देखिए 4th का आंसर आपका क्या है, 3 मेन वेज इन विच अ फायर कैन बी कंट्रोल्ड और पुट आउट आर। कह रहे हैं वो 3 तरीके जिससे आप फायर को कंट्रोल कर सकते हैं या फिर पूरी तरीके से बुझा सकते हैं। सबसे पहले क्या है कि स्टॉप द सप्लाई ऑफ फ्यूल, आप यानी फ्यूल की सप्लाई को रोक दें। कूल डाउन द हीट, उसकी जो गर्मी है उसको ठंडा कर दें उसको, है ना, किसी तरीके से, चाहे फूंक मारकर चाहे पानी डालकर। स्टॉप द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, और या फिर ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक दें। ठीक है, इन तीनों ही तरीकों से आप आग को कंट्रोल कर सकते हैं, पुट आउट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 5 देखिए बेटा, इसके अंदर आपको मैचिंग करनी है। मैचिंग के लिए आपको 2 कॉलम्स दे रखे हैं, कॉलम ए एंड कॉलम बी। तो आपको क्या करना है, यहाँ से जो सेंटेंसेज है उनको यहाँ पर मैच करना है ना, तो सेट बनाना है एक तरीके से। तो यहाँ पर नंबरिंग कर दी है मैंने, देखिए जरा ध्यान से। टू बर्न पेपर और अ पीस ऑफ वुड, तो इसका आंसर है वी हीट इट बिफोर इट कैचेस फायर। ठीक है, स्मॉल फायर्स कैन बी पुट आउट, तो इसका आ जाएगा विद अ डैम्प ब्लैंकेट। ठीक है ना। व्हेन वाटर इज स्प्रेड ऑन फायर इट एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम द बर्निंग मटेरियल एंड लोअर्स द टेम्परेचर। ये इसकी दोनों पॉइंट्स मिलाकर के इसका आंसर है। ठीक है, तो मैंने यहाँ हल्का सा एक एरो बना दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए। 4th है अ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर इज द बेस्ट थिंग, तो यहाँ पर आ जाएगा टू पुट आउट एन इलेक्ट्रिकल फायर। ठीक है, स्पेस लेफ्ट बिटवीन बिल्डिंग्स, तो ये इसका आंसर रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ फायर। ठीक है बेटा, नंबरिंग यहाँ हुई भी है, ध्यान से देख लीजिएगा और नंबरिंग कर लीजिएगा। ये आपको नोटबुक में नहीं करना, बुक में ही करना है, मैचिंग भी और ये वाला क्वेश्चन भी, यानी 3rd एंड 5th अभी आपको बुक में ही करना है, 1st 2nd 4th अभी आपको कॉपी में करना है। अभी और भी देखते हैं जरा और क्या क्या करना है। 6th क्वेश्चन देखिए, व्हाई डज अ बर्निंग कैंडल गो आउट व्हेन यू ब्लो ऑन इट। कह रहे हैं कि एक बर्निंग कैंडल जो है वो क्यों बुझ जाती है जब आप उसको उस पर फूंक मारते हैं तो। ठीक है, 7th क्वेश्चन कट कर दीजिए आप और 8 भी देख लीजिए साथ के साथ। व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स यू शुड डू टू प्रिवेंट अ फायर एट होम एंड इन द स्कूल। तो कह रहे हैं वो कौन सी चीज, मतलब कुछ चीजें वो क्या है जो कि आप जो है कर सकते हैं। ठीक है, तो 6 and 8 का आंसर देखिए। A burning candle goes out when you blow on it because when we blow air, we remove the hot air around the flame, bringing down its temperature below the flash point. तो कह रहे हैं कि कोई भी बर्निंग कैंडल है वो बुझ जाती है जब हम उसको ब्लो करते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम उसको ब्लो करते हैं, फूंक मारते हैं, तो उसके आसपास की जो हॉट एयर होती है वो हट जाती है और इससे उसका जो फ्लैश पॉइंट है वो नीचे आ जाता है ना, तो वो बुझ जाती है। 8th के अंदर क्या था, स्कूल में और घर पर आप किस तरीके से अगर फायर है तो उसको किस तरह बुझाएंगे, है ना। In order to prevent a fire at home and in the school, the following things can be done. तो कह रहे हैं ये काम आप कर सकते हैं, क्या क्या। All electrical appliances must be kept far from flammable things like furniture etc. तो कह रहे हैं कि जितनी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं उनको जो है आप किससे दूर रखें, फ्लेमेबल सब्सटेंसेज से, यानी जो इजीली जल जाते हैं, जैसे कपड़ों वगैरह से, फर्नीचर से। तो इन सब चीज़ों से आप उसको दूर रखें कि कभी अगर शॉर्ट सर्किट भी होता है तो अगर चिंगारी लगेगी तो फर्नीचर भी जलना शुरू हो जाता है और कपड़े भी जलना शुरू हो जाएंगे, है ना, अगर कपड़े आसपास टंगे होंगे तो उसको जो है बहुत दूर रखें। दूसरा है टर्न ऑफ द गैस सप्लाई ऑफ द स्टोव आफ्टर यूज। तो कह रहे हैं कि जब आप गैस का इस्तेमाल बंद करते हैं तो उसको आप सामने तो बंद करते ही नॉब से, है ना, जो सिलेंडर के अंदर नॉब होती है वो वहां से भी बंद कर देंगे, कहीं से अगर लीकेज की प्रॉब्लम हो तो वो भी ना रहे। ठीक है, उसको दोनों तरफ से बिल्कुल ध्यान से बंद कर दें। देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वर्किंग विद लैंग्वेज के अंदर आपको सेंटेंसेस पढ़ने हैं और उसके हिसाब से आपको क्या करना है। देखिए पहले पढ़ लेते हैं इसको, है ना। टू बर्न पेपर और अ पीस ऑफ वुड, वी हीट इट बिफोर इट कैचेस फायर, वी जनरली डू it with a lighted match. Every fuel has a particular temperature at which it burns. ठीक है, the verbs in italics are in the simple present tense. अब देखिए यहाँ पर जो italics में लिखे हुए हैं, है ना, जैसे कि ये रहा catches, ठीक है, heat, do, burns, ठीक है। तो ये सभी क्या है, ये सभी जो लिखे हुए हैं italics में, ठीक है, तो ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या हो, यानी अपनी फर्स्ट फॉर्म में यूज हुए हैं, इनको सिंपल प्रेजेंट टेंस आप कह सकते हैं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना। When we use it, we are not thinking only about the present. We use it to say something happens all the time or repeatedly, or that something is true in general. तो ये कह रहे हैं कि जब हम इनका इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हम इसका प्रेजेंट में इस्तेमाल कर रहे हैं और ये बात प्रेजेंट की है, बल्कि इसका इस्तेमाल हम जब करते हैं जब हमें कोई हैबिचुअल एक्शन दिखाना होता है, यानी कोई काम जो होता है, जिसमें कहूँ कि मैं रोज सुबह जल्दी उठती हूँ, है ना, ये वह रोज सुबह जल्दी उठता है, तो उठता है का मतलब क्या हो, यानी ये उसकी आदत है, वो अक्सर ही जल्दी उठता है ना। तो तब हम क्या लगाएंगे, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है,
तो अब आपको क्या करना है यहाँ पर कि फाइंड 10 एग्जांपल्स ऑफ वर्ब्स इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस इन टेक्स्ट फायर, फ्रेंड एंड फो एंड राइट देम डाउन हियर, डू नॉट इंक्लूड एनी पैसिव वर्ब्स। तो आपको लेसन में से जो जहां पर प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल हुआ है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का, वो वाले वर्ब्स आपको यहाँ पर लिखने हैं, ठीक है ना। तो मैंने लिख दिए हैं, देख लीजिए एक बार। देखिए, कंबाइंस, टेक्स, कम्स, बिगिंस, यूज, गेट्स, एब्जॉर्ब्स, लोअर्स, कट्स, ठीक है। तो ये क्या है, ये सभी इसमें आपने देखिए एस भी लगा हुआ है लास्ट में, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के एग्जांपल्स हैं सारे। तो इसको इस तरह आपको लिखना है अपनी बुक में, ठीक है ना। चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपको यहाँ पर 4 वर्ड्स प्रोवाइडेड है, इनकी हेल्प से आपको यहाँ पर 8 फिलअप्स दे रखे हैं, वो आपको फिल करने हैं ना। तो जाहिर है कि जब 8 फिलअप्स हैं तो ये वाले जो वर्ड्स हैं ये रिपीटेडली यूज होंगे, यानी 2-3 मरतबा भी यूज हो सकते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं, हमारा फर्स्ट क्या है, गांधी जी लाइफ वॉज डिवोटेड टू द कॉज ऑफ जस्टिस एंड फेयर प्ले। तो कह रहे हैं गांधी जी की जो लाइफ थी वो डिवोटेड थी, यानी उन्होंने अपनी लाइफ को डिवोट कर रखा था किसके लिए, जस्टिस के लिए और इंसाफ के लिए, ठीक है। तो कॉज ऑफ जस्टिस एंड फेयर प्ले। उसके बाद सेकंड है, हैव यू इंश्योर्ड योर हाउस अगेंस्ट फायर। कह रहे हैं कि क्या आपने घर को फायर के अगेंस्ट इंश्योर कर लिया है। थर्ड है बेटा, डायमंड इज नथिंग बट कार्बन इन इट्स प्योर फॉर्म। कह रहे हैं डायमंड कुछ भी नहीं है, सिर्फ कार्बन है, लेकिन कार्बन है अपनी प्योर फॉर्म में, ठीक है। फोर्थ है, इफ यू पुट टू मच कोल ऑन द फायर एट वंस यू विल स्मदर इट। तो कह रहे हैं कि अगर आप बहुत ज्यादा कोल डाल देंगे एक साथ फायर के अंदर तो आप उसको बुझा देंगे, यानी आग जो है ना बहुत सारा एक साथ कोयला डालने से आग बुझ जाएगी ना, स्मदर हो जाएगी। स्मदर का मतलब होता है गला दबाना, गला दबाना यानी घोट देना, खत्म कर देना, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ देखिए, स्मोकिंग इज सेड टू बी द मेन कॉज ऑफ हार्ट डिजीज। तो कह रहे हैं स्मोकिंग जो है वो मेन कॉज है, मेन कारण है हार्ट डिजीज का। When asked by an ambitious writer whether he should put some fire into his stories, Somerset Maugham murmured no, the other way round। ठीक है, put some fire का मतलब यानी उसके अंदर कुछ और मजा डालना है ना, आग तो नहीं डाल सकते उसमें, कुछ मजा डालना है ऐसे। She is a carbon copy of her mother। कार्बन कॉपी यानी बिल्कुल as it is अपनी मदर जैसी ही है। It is often difficult to smother a yawn when you listen to a long speech on the value of time। कह रहे हैं अक्सर क्या होता है कि बड़ा मुश्किल हो जाता है आपको अपनी यौन बोलते हैं जमाई, जो हम लेते हैं ना मुंह खोल करके जमाई जो लेते हैं उसको बोलते हैं यौन। तो कह रहे हैं अगर आप बहुत लंबी सी कोई स्पीच सुने हैं वक्त की अहमियत के ऊपर तो बड़ा मुश्किल होता है कि आप अपनी जमाइयों को रोक पाए, ठीक है। तो ये हो गए आपके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर देखिए यहाँ पर आपको वर्ड्स प्रोवाइडेड हैं, स्पेंडिंग, शट, डिस्ट्रॉय, सब्ट्रैक्ट, इंक्रीज, है ना। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो सेंटेंस दे रखे हैं इसके अंदर कोई ना कोई वर्ड जो है वो इटैलिसाइज है, इटैलिसाइज यानी थोड़ा सा अलग फॉन्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग अगर कंप्यूटर यूज करते हैं तो आपको अंदाजा होगा कि इटैलिसाइज वर्ड्स किस तरह लिखे जाते हैं, है ना, कंप्यूटर में। तो अब यहाँ पर देखिए आपको उसका अपोजिट लिखना है ब्लैंक के अंदर। जैसे फर्स्ट है, यू आर रिक्वायर्ड टू कीप ऑल द डोर्स ओपन नॉट शट। तो यानी ओपन है ना, इटैलिसाइज है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, शट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर फर्स्ट वाला। सेकंड देखिए, pupil, what mark did I get in yesterday's maths test? Teacher, you got what you get when you add 5 and 5 and subtract 10 from the total। आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना add, तो इटैलिसाइज्ड है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, add का अपोजिट subtract, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या फिल कर देंगे, subtract। तो ये हो गया हमारा सेकंड आंसर। थर्ड देखिए, थर्ड के अंदर है run 4 kilometers a day to preserve your health, run a lot more to destroy it। तो अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया, प्रिजर्व, है ना। तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा, डिस्ट्रॉय, ठीक है। तो ये हो गया आपका थर्ड आंसर। फोर्थ देखिए, इफ अ डॉक्टर एडवाइजेस अ लीन एंड लैंकी पेशेंट टू रिड्यूस हिज वेट फर्दर, बी श्योर ही इज डूइंग इट टू इंक्रीज हिज इनकम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया, रिड्यूस, ये आ गया आपका रिड्यूस, तो ये इटैलिसाइज्ड वर्ड है, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज, है ना। तो ये फोर्थ आ जाएगा आपका आंसर। उसके बाद देखिए फिफ्थ वाला, फिफ्थ में क्या लिखा हुआ है, The world is too much with us, late and soon, getting and spending will waste our past। तो अब देखिए यहाँ पर getting आ गया, तो getting का अपोजिट क्या है, spending, ठीक है। तो ये 5 के 5 आंसर्स हो गए आपके, ये फिफ्थ आंसर है। तो फर्स्ट में आपने लिखा शट, सेकंड में सब्ट्रैक्ट, थर्ड में डिस्ट्रॉय, फोर्थ में इंक्रीज एंड फिफ्थ में स्पेंडिंग, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन 4 देखिए बेटा, क्वेश्चन 4 के अंदर भी आपको फिलअप्स करने हैं। यहाँ पर आपको 4 वर्ड्स प्रोवाइडेड हैं, across, along, pass, through, ठीक है। देखते हैं फर्स्ट है आपका, द कैट चेज द माउस अक्रॉस द लॉन।
ठीक है, यानी जो कैट है, कैट ने माउस को चेज किया, यानी उसका पीछा किया क्रॉस द लॉन, यानी लॉन के पार तक। ठीक है। सेकंड है आपका वी वर नॉट अलाउड टू क्रॉस द फ्रंटियर सो वी ड्रॉप अलोंग इट एज फार एज वी कुड एंड केम बैक हैप्पी। ठीक है, अलोंग का मतलब होता है बेटा के साथ, है ना। उसके बाद थर्ड देखिए, थर्ड का मतलब है द हॉर्स वेंट पास्ट द विनिंग पोस्ट एंड हैड टू बी स्टॉप्ड विद डिफिकल्टी। तो यहाँ पर आ गया पास्ट बेटा, है ना, वेंट पास्ट यानी मतलब उसको क्रॉस किया उसने। फोर्थ आएगा बेटा इट इज नॉट डिफिकल्ट टू सी थ्रू योर प्लान एनीवन कैन सी योर मोटिव। तो थ्रू योर प्लान का मतलब होता है यानी के आर पार, यहाँ पर इसका सेंस के आर पार है, वैसे जरिया होता है इसका मतलब, है ना, के जरिए ऐसे करके। फिफ्थ बेटा आपका गो अलोंग द येलो लाइन देन टर्न लेफ्ट यू विल रीच द पोस्ट ऑफिस इन 5 मिनट्स। तो कहना है गो अलोंग मतलब यानी जो येलो लाइन है उसके साथ साथ जाओ, फिर उसके बाद लेफ्ट टर्न करो तो आप कहाँ पहुंच जाओगे, पोस्ट ऑफिस पहुंच जाओगे 5 मिनट में। ठीक है बेटा, तो ये हो गया आपका फोर्थ क्वेश्चन। उसके बाद देखिए स्पीकिंग एंड राइटिंग। स्पीकिंग एंड राइटिंग में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ये 3 सेंटेंसेस दे रखे हैं। ठीक है, इन 3 सेंटेंसेस के अंदर आपको पंक्चुएशंस भी लगानी है और इनको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है आपको रीअरेंज करके। ये आपको जम्बल्ड दे रखे हैं, ठीक है ना, जैसे एंड 18 फायर टेंडर स्ट्रगल द फायर बिगेन ऑन मंडे टू डॉज द ब्लेज टिल मॉर्निंग। तो ये अरेंज्ड नहीं है ना, और यहाँ फुल स्टॉप भी नहीं है, कैपिटल और स्मॉल का भी समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस। तो इसको आपको किस तरह करना है देखिए जरा। फर्स्ट देखिए बेटा, फर्स्ट सेंटेंस किस तरह बनाएंगे आप, द फायर बिगेन ऑन मंडे एंड 18 फायर टेंडर्स स्ट्रगल टू डॉज द ब्लेज टिल मॉर्निंग। ठीक है बेटा। सेकंड सेंटेंस किस तरह फॉर्म करेंगे, ओवर 25 शॉप्स वर गटेड इन अ मेजर फायर। ठीक है, पहले सेकंड क्वेश्चन बुक में से लिखेंगे, उसका आंसर फिर इस तरह लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद थर्ड है, थर्ड का क्वेश्चन लिखेंगे, थर्ड का आंसर लिखेंगे, नो कैजुअलिटीज वर रिपोर्टेड बट प्रॉपर्टी वर्थ सेवरल लैक्स वर डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया आपका चैप्टर। तो बेटा आपको नोटबुक में क्या करना है, अपना नोटबुक के अंदर आप वर्ड्स मीनिंग करेंगे, ठीक है, और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, और क्वेश्चन में जो मैचिंग है वो आपको बुक में रहने देनी है। ठीक है, और ये जो आपको सेंटेंस मैंने अभी करवाया है ये आपको ग्रामर की नोटबुक में करना है। तो अब आपको चैप्टर समझ में आया होगा। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।